हेलो माय डियर CSEET एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब भी अपनी जगह कुशल मंगल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लेकर आए हैं और वो क्या है, ऑल अबाउट CSEET, कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। CS कोर्स करने के लिए ये एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, इसको रजिस्टर करना होता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने से पहले बहुत सारी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब सवाल उठता है आप किन बातों को जानते हैं और किन बातों को नहीं। डोंट वरी, हम सब सोल्यूशन लेकर आए हैं। ये सारी चीजें, इन सारी बातों की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग इन दिस वीडियो, सो बने रहिए हमारे साथ। सो लेट्स स्टार्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। कि भैया ये टेस्ट किसके लिए एलिजिबल है, उसकी फी क्या है, क्या इसमें कंसेशन है, लास्ट डेट क्या होगा रजिस्ट्रेशन का, सारे सब्जेक्ट्स कैसे हैं, और एग्जाम के टाइम पर किस तरह से ये मार्क्स, कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे, कितना टाइम में पूछा जाएगा और कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दैट इज कॉल्ड एलोकेशन ऑफ मार्क्स, ड्यूरेशन एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। और सर साल में कितने बार इसका एग्जाम कंडक्ट होता है और हम कैसे देंगे, इसका रिजल्ट डेट कब आता है सर, और सबसे बड़ी बात सर ऑनलाइन प्रोसेसिंग है ये, हमको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है ICSI के वेबसाइट में जाकर, तो प्लीज इसके बारे में हमें ब्रीफिंग कीजिए। और सर CSEET की कोचिंग के बारे में भी कुछ बताइए। तो डोंट वरी, आई एम हियर, डोंट फियर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने बहुत अच्छा करियर चूज किया है, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि यू वांट टू बी अ फ्यूचर CS। आप फ्यूचर में एक कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हैं, अपने नाम से पहले CS का टैग लगाना चाहते हैं। बहुत अच्छा है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन आपके मन में अब भी एक चीज सवाल आ रहा होगा कि सर CSEET का लेवल तो हम अच्छे से जानते नहीं हैं, तो क्या खाक CS का कोर्स अच्छे से कर पाएंगे? ऐसा नहीं है डियर, जहां चाह वहां राह है। और आप तो ब्रेव मैन है, जब आपने CS करने का ठान ही लिया है ना, तो फिर किस बात की डर है? डरना नहीं, यू आर अ शूरवीर। और आपको उत्साहित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, खास तौर पर आप जैसे बच्चों के लिए, स्पेशली CS एस्पिरेंट्स के लिए मैंने एक पोयम लिखी है। उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आएगी और अपने दिमाग में इसको फिट कर लेंगे और हमेशा CS की पढ़ाई करते समय इसे कभी नहीं भूलेंगे कि मैं शूरवीर, तू शूर तू वीर, तू ही शूरवीर, ये तू भूल जाना नहीं। क्या सफलता क्या असफलता तूने है कभी माना नहीं, रुकना नहीं थकना नहीं तूने है बस चलना, यही जाना सही। आए पथ में लाख दिक्कतें तूने है हार कभी माना नहीं, तोड़ सारी जंजीरें तूने है हार पहनाया वही, है ना। है अदम्यता तुझमें जिसे जीता ना जा सके कभी, है चट्टानियत तो तुझमें जिसे विचलित ना किया जा सके कभी, तू शूर तू वीर तू ही शूर, ये तू भूल जाना नहीं। कभी मत भूलना कि तू क्या है, तू शूरवीर है, ये कभी मत। तो चलिए अब इसी शूरवीर के हौसला अफजाई के जरिए आगे बढ़ते हैं। ICSI ने एक रेवोल्यूशनरी चेंज लाया है CS कोर्स में। अब टोटली CS के लेवल्स रिफॉर्म्ड हो चुके हैं फ्रॉम 2020, सो वी विल से इट इज अ न्यू CS कोर्स। सो फॉर दैट वी मस्ट नो CSEET स्टेप बाय स्टेप। हम CSEET को एक एक करके अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले नमस्ते, नमस्कार, 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 नमस्कारम, वणकम, प्रणाम, खंबा कड़ी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल माय लवली डियर्स। दिस इज योर फ्रेंड एंड मेंटर गोविंद बेलाल and once again warm welcome in my channel GB Info Time। चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाना बहुत जरूरी है, ठीक है। CS 2020 तो नया हो चुका है, लेकिन उससे पहले क्या था ये जानना थोड़ा सा जरूरी है, तो फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो दो बातें इसमें ध्यान रखनी है। पहली कि पहले 3 लेवल हुआ करते थे, फाउंडेशन प्रोग्राम, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम, और ये तीनों प्रोग्राम के एग्जाम आपको पास करने होते थे। और जैसे जैसे आप एग्जाम पास करते थे उसी हिसाब से आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, मतलब आर्टिकलशिप करने के लिए किसी कंपनी में या फिर जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है PCS, उनके यहाँ जाना होता था। ठीक है कि नहीं है? तो वो कैसे जाना होता था, अगर आपने फाउंडेशन कवर कर लिया है, पास कर लिया है, तो 3 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, और एग्जीक्यूटिव पास कर लिया है तो 2 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, और प्रोफेशनल पास कर दिया तो केवल 1 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ये पैटर्न था। लेकिन अब टोटली नया फॉर्मेट आ चुका है। तो अब क्या है, अभी भी हम मोटा मोटा 2 बातें करेंगे, जो पढ़ा था उसी के अपोजिट में देखते हैं क्या बदलाव आया है। अब 3 लेवल की जगह 2 लेवल हो गया है, मतलब फाउंडेशन खत्म हो गया है, उसकी जगह ले ली है एंट्रेंस एग्जाम ने, और उसका नाम रख दिया है CSEET।
जो हम अब आगे डिस्कस करने वाले हैं। और यस, उसके बाद 2 ही लेवल हैं, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल। इज दैट क्लियर? पहले प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कितने साल की हुआ करती थी? 3, 2, 1, जैसा जैसा लेवल पास किया है उसके हिसाब से। लेकिन अब बाय डिफॉल्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपकी टोटल 21 मंथ्स की होगी, और वो टोटल 21 मंथ्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको एग्जीक्यूटिव लेवल की एग्जाम पास करने के बाद करनी होगी। इतनी बात समझ में आ गई? दैट्स ग्रेट। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप पूछ रहे हैं या आपके मन में सवाल चल रहा है कि सर सीएस कोर्स करने के लिए करीबन कितना समय देना पड़ेगा, दे दो 15 साल, 20 साल, 25 साल, बच्चे बड़े हो जाएंगे आपके। नहीं, जस्ट जोक अपार्ट। यहां पर देखिए, अगर आप बहुत ही मेहनत से, लगन से सारी चीजें प्लानिंग करके चलते हैं तो 3 से 3.5 साल में आप कंप्लीट कर सकते हैं। यस, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग्स। 21 मंथ्स का जो ट्रेनिंग है ना, और भी ट्रेनिंग है, उसके साथ साथ सब कवर हो जाएगा। यस, जस्ट 3 to 3.5 years। बस हौसले बुलंद रखते हैं, शूरवीर हूं ये कभी नहीं बोलना है, और सही तरीके से चीजों को फॉलो करना है। इसीलिए तो CSWT का ये वीडियो लेकर आया हूं, ताकि आप एक अच्छे से पैटर्न को समझ लें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सारा हम कवर करने वाले हैं, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसको है, क्या आप CSWT का एग्जाम दे सकते हैं कि नहीं, और अगर कोई देना चाहता है तो उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या है। तो जो कोई भी पास हो चुका है 12th स्टैंडर्ड, यस जी हाँ, आपने सही सुना है, द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर डूइंग CSWT इज 12th स्टैंडर्ड पास। इट डजंट मैटर दैट यू हैव कंप्लीटेड फ्रॉम कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। यू मस्ट बी अ 12th स्टैंडर्ड पास स्टूडेंट। इज दैट क्लियर? सो यू आर एलिजिबल फॉर CSWT। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर अगर जो पोस्ट ग्रेजुएट हुआ है तो उसके लिए कुछ एग्जम्पशन एंड ऑल है? तो नहीं, यहां पर बोला गया कि अगर वो ग्रेजुएट भी है कोई भी स्ट्रीम में तो भी उसको CSWT देना पड़ेगा। यहां तक कि अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट भी है, मास्टर डिग्री ली है, तो भी उसको ये कोर्स करना पड़ेगा, ये एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? और इसकी रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी आपको 1000 पर अपीयरेंस। पर अपीयरेंस का सिंपल मतलब ये है कि आप जब भी एग्जाम देना चाहते हैं, हम आगे डिस्कस करने वाले हैं इसके एग्जाम कब कब होते हैं, तो जब भी आपने, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, आपने डिसाइड किया कि मैं नवंबर मंथ में एग्जाम देना चाहता हूं CSWT का, क्लियर? तो अगर आप नवंबर मंथ में एग्जाम देना चाहते हैं तो आप उसके हिसाब से रजिस्ट्रेशन करेंगे, और आप एलिजिबल हैं सिर्फ और सिर्फ नवंबर एग्जाम के लिए। अगर आप नहीं दे पाए या बाई चांस फेल हो गए तो आप नेक्स्ट टाइम वापस से CSWT का एग्जाम दे सकते हैं, एंड फॉर दैट यू हैव टू पे अगेन 1000। इज दैट क्लियर? सर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और एग्जाम दोनों अलग अलग फीस हैं क्या? नहीं, इट इज जस्ट अ सिंगल फी, दैट इज 1000। इज दैट क्लियर? तो समझ में आ गई बातें? नहीं समझी तो कमेंट कीजिएगा, और समझ में आ गई तो भी कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा। अब बात करते हैं कि सर मैं एलिजिबल हूं, ये तो समझ में आ गया, सर क्या ये कोर्स, कोर्स तो नहीं बोलूंगा, CSWT जो लेवल है, एंट्रेंस एग्जाम है, ये मेरे लिए एग्जाम्शन है क्या? तो डिपेंड करता है, 2 कंडीशन है, दोनों कंडीशन में अगर आप कहीं फिट हो जाते हैं तो आप एग्जम्प्ट हैं इसके लिए। मतलब यू कैन डायरेक्टली जंप इन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। यस, सीधा एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, उसकी फीस पे करनी है, खत्म। सीरियसली सर? यस सर, बताइए फिर। तो चलिए, पहला कंडीशन, आप कंपनी सेक्रेटरी फाउंडेशन प्रोग्राम, जो ओल्ड सिलेबस था, है ना, ओल्ड कोर्स था, अगर आपने फाउंडेशन प्रोग्राम पास कर लिया है तो फिर एंट्रेंस टेस्ट देने की जरूरत क्या है? तो भैया आपको 1 रुपया भी भरना नहीं है, आप सीधा एग्जीक्यूटिव एग्जाम, एग्जीक्यूटिव लेवल की रजिस्ट्रेशन करो, उसकी फी पे करो, सिंपल। तो आप इसमें है क्या? सर नहीं ना सर, इसमें नहीं है। तो आपके लिए सेकंड ऑप्शन, सर मैं तो हूं सर, तो आप मजे करो, एग्जीक्यूटिव का रजिस्ट्रेशन करो। चलो सर नेक्स्ट कंडीशन बताओ। तो नेक्स्ट कंडीशन ऐसा है कि अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग की फाइनल एग्जाम पास कर ली, एग्जाम अगर आपने पास कर ली है तो भैया आपको ये एग्जाम्प्ट है, मतलब आप डायरेक्ट CS एग्जीक्यूटिव में जंप लगा सकते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन फीस दे सकते हैं, और उसके साथ साथ एग्जीक्यूटिव की एडमिशन के समय आपको उस फीस के साथ, जो उसकी फीस होगी एग्जीक्यूटिव की, उसके साथ एक्स्ट्रा 5000 पे करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एग्जम्पशन फी। इज दैट क्लियर? सर ऐसा क्यों? क्योंकि वो CS स्टूडेंट नहीं, फाउंडेशन वालों के लिए फ्री है, क्योंकि वो ऑलरेडी CS स्टूडेंट। इज दैट क्लियर? चलो इसको एक तरह से समझ लो कि ये पैसा CS स्टूडेंट के वेलफेयर में जाए। चलो आगे बढ़ें। कुछ डाउट रहा तो कमेंट करना, पसंद आया तो भी कमेंट करना, और फॉरवर्ड जरूर कर लेना इस वीडियो को। सर कंसेशन है क्या इसमें?
देखो डियर, वैसे तो 1000 ही है तो ज्यादा इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन यस अगर कंसेशन है और अगर आप उस क्राइटेरिया में बैठ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये सारी क्राइटेरिया है, मैं एक एक करके समझा देता हूँ फटाफट से। अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में आते हैं तो 50% फीस एग्जेम्प्ट है, सॉरी कंसेशन है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, 500 रुपया ही आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन आपको उसके लिए क्या होगा, सर्टिफिकेट लगेगा। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर जब हम करेंगे आगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो उस समय ये सर्टिफिकेट भी हाथ में रहना चाहिए। आगे बढ़े, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और अगर आपके पास उसका सर्टिफिकेट है तो अगेन 50% माफ है। अगर कोई शहीद हो चुका है डिफेंस सर्विस में, ऑफकोर्स है ना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री, अगर उसमें कोई शहीद हो गया है या परमानेंटली डिसेबल हो चुका है, लेकिन उसकी बीबी या फिर उसके बच्चे, ठीक है कि नहीं है, अगर वो करना चाहते हैं तो उनको 100%। इज दैट क्लियर और नॉट? अच्छा, अगर कोई डिफेंस सर्विस या पैरामिलिट्री फोर्स में ऑलरेडी जॉब में है, सर्विस कर रहा है वो बंदा, या फिर वही बंदा रिटायर हो चुका है, तो वो बंदा भी अगर चाहे तो CS कोर्स सर्विस के टाइम पर या फिर रिटायरमेंट के टाइम पर कर सकता है, उसको 50% माफ करेंगे। अगर कोई ICSI, इसी इंस्टीट्यूट का, जो इंस्टीट्यूट CS कोर्स प्रोवाइड करती है, उसी इंस्टीट्यूट का अगर कोई स्टाफ है, वो स्टाफ या उसका बच्चा, वो स्टाफ या उसका बच्चा या उसकी वाइफ या हस्बैंड, ठीक है कि नहीं है, वो कर सकते हैं, उनको 75% माफ है। यस ऑफ कोर्स उसी इंस्टीट्यूट के हैं तो ज्यादा डिस्काउंट है। और अगर कोई इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस ऑफिसर्स हैं या ऐसे ऑफिसर या स्टाफ हैं जो मिनिस्ट्री कॉर्पोरेट अफेयर्स से बिलोंग करते हैं, या NCLT दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, या SFIO, इसको कहते हैं सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऑफिस, एंड CCI कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके कोई भी ऑफिसर या स्टाफ हैं, अगर वो करना चाहते हैं तो उनको 100% एग्जाम, ठीक है, बस सर्टिफिकेट प्रूफ लगेगा। और ऐसे बच्चे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आते हैं, यू हैव टू चेक कि कौन कौन से स्टेट बिलोंग करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न में, वो बच्चे, या फिर अंडमान निकोबार आइलैंड के बच्चे, या फिर लक्षद्वीप के बच्चे, या फिर हिमाचल प्रदेश के बच्चे, अगर वो वहां से बिलोंग करते हैं तो उनको 50% एग्जाम्प्ट है। और ऐसे बच्चे जो यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में आते हैं तो उनको 100% क्या है, फीस माफ। इज दैट क्लियर? तो बेटा अगर आप इन सब कैटेगरी में किसी में आते हो तो आपको इसके हिसाब से डिस्काउंट है या कह लीजिए कंसेशन है, बस आपको क्या लगेगा, सर्टिफिकेट लगेगा, अदरवाइज आपके लिए 1000 फीस। आई बिलीव समझ में आ गया है ना? तो चलो आगे बढ़ते, दैट इज गुड। अब बात करते हैं कि सर सब्जेक्ट्स क्या हैं इसके बारे में। तो ऐसा है कि इसमें टोटल जो सब्जेक्ट्स है ना 4 है। कितने हैं? 4 है। कौन कौन से? पेपर 1 बिजनेस कम्युनिकेशन, BC, बिजनेस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन देखो मैं और आप बात कर रहे हैं, दैट इज कम्युनिकेशन, एंड बिजनेस रिलेटेड है ना, जहां पर लेन देन की बात हो, उससे रिलेटेड आपको पेपर 1 है। इसके ऊपर डिटेल चर्चा नहीं करेंगे, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं, GBCS EET इन्फो टाइम प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके बारे में अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है कि नहीं? यस, प्लेलिस्ट GBCS EET इन्फो टाइम, इस प्लेलिस्ट में मैंने बहुत बारीकी से सब्जेक्ट्स वाइज चर्चा की है, जाके देखिए। पेपर 2 है लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। यस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये आपका रूट है, क्योंकि आप कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हैं तो लीगल की बातें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, इसीलिए ये पेपर 2 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे बहुत अच्छे से सीखना है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट ये एक टॉपिक है, हालांकि पेपर 1 पेपर 3 भी आपने कहीं ना कहीं 11th-12th में और छोटा मोटा स्कूल सेक्शन में भी सीखा हुआ है। नेक्स्ट है पेपर 4, इसमें भी 2 हिस्से हैं, करंट अफेयर्स हैं और वाइवा वोसी है, ठीक है? तो इसके बारे में, वाइवा वोसी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो करंट अफेयर्स का मतलब क्या होता है? आज के डेली लाइफ में जो भी फाइनेंशियल चीजें चल रही हैं, पॉलिटिकल चीजें चल रही है, गवर्नमेंट पॉलिसीज आ रही हैं, उसके बारे में आपको अप टू डेट रहना है। ये सारे पेपर्स के बारे में मैंने GBCS EET इन्फो टाइम प्लेलिस्ट में एपिसोड वाइज वीडियोस बनाए हैं, आप इसे बहुत अच्छे से देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर समय ना बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है कि बेटा ये 1 दिन का एग्जाम है। जी हाँ, आप सोच रहे हैं 4 पेपर 4 दिन, बीच में छुट्टियां, ना, ये 1 ही दिन का पेपर है, ठीक है? यस, और भी सवाल हैं, आगे देखो जवाब मिलेंगे। कंडक्टेड एट डेजिग्नेटेड टेस्ट सेंटर, ठीक है? अभी कोविड का इश्यू चल रहा है तो फिलहाल पहला एग्जाम जो हुआ है घर पर ही हुआ, ऑनलाइन हुआ, लेकिन
फ्यूचर में ये जो एग्जाम्स होंगे प्रॉपर सेंटर में होंगे, जो सेंटर का चुनाव आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर किया था, आपके नियर बाय आपको सेंटर मिल जाएगा, आपको वहां जाना है और वहां पर इसका एग्जाम होगा। और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, CBT। तो आपको कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन नहीं लेके जाना है, आपको वहां प्रोवाइड करके मिलेगा। और बेटा ये MCQs आएंगे, यस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्या आएंगे? MCQs आएंगे। सर हुर्रे, ये तो बहुत आसान हो गया। बेटा बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब एग्जाम सामने आते हैं तब समझ में आता है। लेकिन एक अच्छी बात है कि आपको टोटा रटन जैसा नहीं करना है, बार बार रिवाइज नहीं करना है। कंसेप्चुअली एक बार बहुत अच्छे से समझ के 1-2 बार रिवाइज करना है, तो आपकी सारी बातें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। तो MCQs हैं। अच्छा, इसके अलावा ऑडियो क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, ये जो एरिया है वो वाइवा वोसी के लिए है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सर सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है, चर्चा करेंगे। अच्छा, ये जो चारों पेपर हैं, चारों पेपर बेटा 50-50 मार्क्स के रहेंगे। कितने मार्क्स के रहेंगे? 50-50 मार्क्स। ठीक है। अच्छा, पेपर 4 अब आ जाते हैं पेपर 4 में डिस्कस करने के लिए। इसमें बेटा जो करंट अफेयर्स है ये 20 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का। मतलब 50 मार्क में ये 20 मार्क्स है और 50 मार्क में ये 30 मार्क्स। इज दैट क्लियर? हाँ, VV लिखा ना, VV फॉर 30 मार्क्स। ठीक है। अब VV दैट इज कॉल्ड वाइवा वोसी, इसकी बात करते हैं। VV by using AI, that is called artificial intelligence, AI और थ्रो रिकॉर्डेड वीडियोस। जी हाँ, ऊपर हमने पढ़ा था ना, ऑडियो क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। तो अभी आप ध्यान से सुनिए। क्या होगा, आपको एक ऑडियो सुनाया जाएगा। 30 मार्क का पेपर है ये, पेपर 4 में पार्ट बी वाइवा वोसी 30 मार्क का है। इसमें आपको ऑडियो क्लिप्स, MCQs नहीं होंगे। क्या हो सकते हैं? ऑडियो क्लिप्स हो सकते हैं, कोई वॉइस सुनाया जाएगा और बोलेंगे बताओ कौन बोल रहा है, व्हाटएवर। वीडियो क्लिप्स होंगे और बोलेंगे बताओ ये कहाँ से लिया गया है ना। या फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे, आप बोलेंगे कि इसके बारे में आप छोटा सा लिख कर दें। सारा काम आपका कंप्यूटर में होगा। ये बहुत ही आसान पेपर है, बहुत ही इजी है। 30 मार्क्स फुल स्कोरिंग। यहाँ पर अगर मैं आपको जनरली बताऊं तो पेपर 1 बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। उसके बाद पेपर 4 करंट अफेयर भी स्कोरिंग है। उसका कारण क्या है? क्योंकि करंट अफेयर्स जो है डेली लाइफ से रूटीन है, तो आपको बस न्यूज चैनल, ब्रेकिंग न्यूज को अच्छे से समझना है, पॉलिटिकल अफेयर्स को समझना है, फाइनेंशियल अफेयर्स को समझना है, आपका काम आसान हो जाएगा। और वाइवा वोसी जैसे कि आपने देख लिया है, प्रेजेंटेशन के बेस पर है, ये भी स्कोरिंग है। उसके बाद पेपर 3 ये भी बहुत स्कोरिंग है। बात आती है पेपर 2 की, उसके लिए आपको कंसेप्चुअल नॉलेज की बहुत ज्यादा जरूरत है। सारी बातें मैंने बताया है, प्लेलिस्ट का नाम वहां जाकर देख लीजिएगा। अब आगे बढ़े। सबसे अच्छी बात, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपने गलत क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग लिख दिया, आपका मार्क्स नहीं कटेगा। हुर्रे! टोटल मार्क्स देखो 50-50-50 कितना हो गया? 200 मार्क्स हो गया ना। हाँ, 200 मार्क्स का पेपर होगा। टोटल टाइम ना बेटा 135 आवर्स। ना 135 घंटा एक दिन में होता है क्या? 135 मिनट, मतलब ऑलमोस्ट 2 घंटे 15 मिनट। तो यहां पर बाइफर्केशन दिया है कि हम MCQs आपको पूछेंगे 120। देखो ऊपर लिखा था ना MCQs। हाँ, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 का करंट अफेयर्स तक 120 क्वेश्चंस रहेंगे MCQs में। इसका एलोकेशन हम अभी आगे पढ़ने वाला है, बहुत अच्छा है, देखना। और इसके अलावा जो लास्ट में जो वाइवा वोसी बचा है पेपर 4 में, जो 30 मार्क्स का है, उसके लिए एक्स्ट्रा 15 मिनट है, जिसमें हम ऑडियो, वीडियो, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन AI के थ्रू कवर करेंगे। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब इसमें सबसे अच्छी बात कि सर सब्जेक्ट समझा, टर्म्स एंड कंडीशन समझ में आ गए। सर इसमें पास होने का क्राइटेरिया क्या है? तो पास होने का क्राइटेरिया ऐसा है कि आपको हर सब्जेक्ट में, जी हाँ, हर सब्जेक्ट में 4 पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड 4। हर सब्जेक्ट में 50 मार्क है, तो इसका कम से कम 40% लाना है। तो अब मुझे बताओ, पेपर 1 में 50 मार्क्स का 40% कितना होगा? जी हाँ, आपने सही पहचाना, 20 मार्क्स लिख कर भी दिया है। तो आपको बेटा इसमें कम से कम 20 मार्क लाना है, इसमें भी कम से कम 20 मार्क लाना है, इसमें भी कम से कम 20 मार्क लाना है, इसमें भी कम से कम 20 मार्क लाना है। तो अब मुझे बताओ, आप 200 मार्क्स में से कितना लेकर आए? 20, 40, 60, 80 मार्क्स लेकर आए। अब ये 80 मार्क्स बोला तो कितना होता है? 40% होता है। अब ऐसा है ना, आप एक सब्जेक्ट में पास तो हो गए, लेकिन फिर भी आप फेल कहलाए जाओगे। सर ये क्या 40% आपने बोला लाने के लिए, तो लेकर आए ना सर। हाँ, एक पेपर में कम से कम 40% लाना है, लेकिन जब जोड़ा जाएगा तो ओवरऑल 50% बनना चाहिए। तो मेरे को बताओ 200 में से 50% कितना होगा? 100 मार्क्स। लेकिन आपने कितना स्कोर किया? 80। तो बेटा आप फेल हो गए। क्या हो गए? फेल। अगर आप 100 लाओगे कम से कम, या 100 से ज्यादा, तो आप कहलाओगे पास। कैसे? लेट्स टेक एग्जांपल।
पेपर 1 बहुत इजी है, तो जैसे मैंने आपको बता दिया, मान लो यहां पर आप 40 मार्क्स लेकर आए। अब देखो मिनिमम 20 लाना था, ज्यादा लेकर आ गए, 40 2 60 80 और 100 आ गया ना, 100 हो गया ना पास। तो याद रखना एक पेपर में कम से कम 40 लाना है, लेकिन टोटल चारों पेपर को मिलाकर कितना होना चाहिए? 100 मार्क्स 50% परसेंटेज याद रखना। क्लियर है बातें? दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर अगर मान लो मैं कोई एक पेपर में फेल हुआ तो अगली बार मैं एक ही पेपर दूंगा क्या? ना, आपको वापस से सारे पेपर देने होंगे, आपको वापस से सारे पेपर देने होंगे। इज दैट क्लियर? और वापस से आपको 1000 फी पे करनी होगी। इज दैट क्लियर? दैट्स ग्रेट। कैसा लगा कमेंट कीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कि सर अलोकेशन कैसा है इसका, मार्क्स का, ड्यूरेशन का, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए 4 सब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3 4। सबसे पहले हम पहले वाले को फोकस करते हैं, सारी चीजें अपने आप कवर हो जाएंगी, है ना। तो देखो पेपर 1 में आपको टोटल 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एमसीक्यूज, एक क्वेश्चन उसके साथ साथ ऑप्शंस। नॉर्मली 4 ऑप्शंस तो आते हैं, ठीक है कि नहीं। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन, जो सही लगा उसको टिक करो, दैट इज कॉल्ड एमसीक्यूज। तो अब इसमें आपको टोटल 35 क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स तो आपको मालूम है 50। सर ये क्या रेशियो है, 35 क्वेश्चन पूछेंगे और 50 मार्क? यहां पर तो सर 35 का 35 एक मार्क के हिसाब से 35 मार्क्स हो रहा है, अगर 2 कर दूं तो 70 मार्क्स हो रहा है। तो सर लॉजिक क्या है, ये 1.5 ऐसा कुछ फंडा है क्या? कोई टेंशन नहीं है। देखो कैसे किया बाइफरकेशन, बोलता है ये 35 में से 15 क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे 2-2 मार्क्स के। तो बताओ कितना हो गया, 15 15 2 30 मार्क्स। और ये जो बचे हुए हैं 15 गए तो कितने बचे, 20, वो पूछेंगे 1 मार्क का, तो कितना हो गया 20, और 30 और 20 कितना होता है 50 मार्क्स। सिंपल। और सेम फंडा पेपर 2 के लिए है, सेम फंडा पेपर 3 के लिए है, बट पेपर 4 थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहां पर करंट अफेयर्स में क्या होगा, 15 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। कितने? 15। लेकिन याद रखिएगा मैंने कहा करंट अफेयर्स का 15, क्योंकि करंट अफेयर एंड वाइवा वोसी है। पेपर 4 क्या है, करंट अफेयर्स एंड वाइवा वोसी, ठीक है। तो करंट अफेयर में 20 मार्क का क्वेश्चन, 20 मार्क का पूछा जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस कितने होंगे, 15 एमसीक्यूज होंगे। और इसका बाइफरकेशन कैसा है, 5 एमसीक्यूज रहेगा 2 मार्क्स का, 10 हो गया, और रिमेनिंग 10 क्वेश्चन 1 मार्क का, तो 10 हो गया, 10 10 20 हो गया करंट अफेयर्स पे। तो फिर बचा कितना बेटा, 50 मार्क्स में से 20 माइनस करोगे तो 30, और 30 क्या है, वाइवा वोसी। तो देखो यहां पर बताया गया, नीचे देखो, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, दिस इज इट बिलोंग्स टू दिस पेपर नंबर 4, है ना। तो यहां पर बोला गया है कि आपको हम लोग कैसे भी प्रकार के क्वेश्चंस पूछेंगे, डिस्क्रिप्टिव, वीडियो, ऑडियो क्लिप्स एंड ऑल, उसके लिए 30 मार्क्स का हम पूछेंगे और आपको हम 15 मिनट देंगे, ये एक्स्ट्रा है। इज दैट क्लियर? तो चलो टोटल करके देखते हैं। यहां पर क्या बोला गया है, ड्यूरेशन आपको मिलेगा टोटल 120 मिनट्स। देखो यहां पर 120 मिनट्स है, 35 35 35 और 15 जोड़ोगे तो कितना होता है बेटा, 120 एमसीक्यूज। प्लीज नोट डाउन, 120 क्वेश्चन 120 मिनट, 120 क्वेश्चन 120 मिनट। इसका मतलब समझ रहे हो, मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूं कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मैक्सिमम टाइम देना है। तो भैया 1 मिनट के ऊपर चल गए तो समझ लो लेट हो गए। और इसमें आपका 170 मार्क्स कवर होगा। कितना? 170। सोचो अगर आपने 170 के 70 कवर कर लिए तो आपका तो मिनिमम 50%, 100 मार्क्स लाना, वैसे ही पास हो, है ना। और एडिशनली आपको 15 मिनट दिया जाएगा 30 मार्क के लिए, दैट इज वाइवा वोसी। इज दैट क्लियर? आई बिलीव आपको समझा, नहीं समझा तो प्लीज कमेंट करना और मुझे बताना क्या नहीं समझा। इज दैट क्लियर? यस, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के लिए सेम फंडा है। और डिटेलिंग जाननी है तो GBCSET इन्फो टाइम प्लेलिस्ट में जाकर इनके एपिसोड्स आपको देखना है। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। दैट्स ग्रेट। अब बात आती है सर साल भर में इसके एग्जाम्स कैसे कंडक्ट होते हैं। तो फाइनेंशियल हमको पता है, फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेकर नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च। तो इस फाइनेंशियल ईयर में CSET 4 बार कंडक्ट होता है। सर तो क्या 4 बार हमको ये एग्जाम देना है? नहीं, ये फैसिलिटी दी है CS इंस्टीट्यूट ने कि आप इसे 4 बार नहीं, आपको जब जब टाइम मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग देखो, आप इनमें से कोई भी जो आपके लिए सुटेबल है आप उसमें एग्जाम दे सकते हो। लेट्स टेक एग्जांपल। एग्जांपल क्या जो एग्जैक्टली है वो हम चर्चा में लेकर आएंगे। तो देखो क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोच रहे हो कि मुझे मई मंथ में एग्जाम देना है, पहले तो मैं ये कह दूं कि देखो 4 टाइम बोला है, तो देखो 4 टाइम कौन से हैं ये लॉक कर लो माइंड में। एक होगा मई का महीना, 1, सेकंड है जुलाई का महीना,
तीसरा है नवंबर का महीना और चौथा है जनवरी का महीना। यस, मई, जुलाई, नवंबर एंड जनवरी, ये 4 बार जो है CSEE का एग्जाम होता है। आप जिस महीने में एग्जाम देना चाहते हो वो सिलेक्ट करो और एग्जाम दो, बट उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, है ना। तो अगर आप सोचते हो कि मुझे मई मंथ में एग्जाम देना है तो बेटा आपको रजिस्ट्रेशन कब करना है वो पहले सुन लो। आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा 16 दिसंबर से लेकर 15 अप्रैल तक। 16 दिसंबर से लेकर जनवरी, फरवरी, मार्च, 15 अप्रैल तक आपके पास भरपूर टाइम है। इस बीच में आप कभी भी एडमिशन लोगे CSEE के लिए तो आप बाय डिफॉल्ट मई मंथ के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। यू हैव टू पे 1000 रुपीज। इज दैट क्लियर? दैट्स ग्रेट। अब बात आती है सर इसका एग्जाम कब होगा। ऑफ कोर्स मई मंथ में। अब मई मंथ में सैटरडे या फिर संडे, कब? सैटरडे या फिर संडे। इट इज नॉट फिक्स्ड, इधर सैटरडे और संडे, ये डिसाइड करेगा ICSI इंस्टीट्यूट। और कौन से वीक में? उसी महीने के, मई मंथ जिस महीने में एग्जाम है उसके 2nd या 3rd वीक। वापस कह रहा हूं, मई महीने में एग्जाम देना है तो आपको सैटरडे या संडे मिलेगा एग्जाम देने का। और सैटरडे संडे कौन सा? 2nd या 3rd वीक का, 2nd या 3rd वीक का। इज दैट क्लियर और नॉट? दैट्स ग्रेट। अब सैटरडे हो या संडे हो, 2nd हो या 3rd वीक हो, आपने एग्जाम दे दिया एक ही दिन में। अब इसका रिजल्ट कब आएगा? उसी महीने के आखिर 4th वीक में आपको रिजल्ट भी आ जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग? अगर 2nd वीक में एग्जाम हुआ है तो 4th वीक में रिजल्ट, 3rd वीक में एग्जाम हुआ है सैटरडे या संडे तो भी 4th वीक में रिजल्ट। मतलब मई महीने में एग्जाम, मई महीने में रिजल्ट। और उसका रजिस्ट्रेशन 16 दिसंबर से 15 अप्रैल। अभी इतना लंबा चौड़ा मैंने क्यों बोला? क्योंकि वही चीजें जुलाई, नवंबर और जैन के लिए एप्लीकेबल है। दैट्स इट, सेम फंडा है, कुछ भी फर्क नहीं। देख लो, जुलाई महीने में एग्जाम देना चाहते हो तो भी देखो एग्जाम डेट सेम है, ठीक है। और रिजल्ट डेट भी देखो उसी महीने का 4th वीक बोला है। ये तो इजी हो गया। बस आपको कट ऑफ डेट्स याद रखने। तो कट ऑफ डेट्स क्या है? जुलाई महीने में अगर आपको एग्जाम देना है तो बेटा जैसे ही देखो 15 अप्रैल का विंडो ओपन होता है तो नेक्स्ट डे ओपन होगा नया विंडो 16 अप्रैल से लेकर 15 जून। इस बीच में आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो बाय डिफॉल्ट जुलाई का एग्जाम दो, बाय डिफॉल्ट। अब ये विंडो खत्म हो गया, अब नया विंडो उसके अगले दिन शुरू होगा 16 जून से 15 अक्टूबर। इस बीच में अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो बाय डिफॉल्ट आप नवंबर में एग्जाम दो, बाय डिफॉल्ट। अब ये नया विंडो खुलेगा अगले दिन 16 अक्टूबर से लेकर 15 दिसंबर। समझ में आया? तो आप बाय डिफॉल्ट एग्जाम दोगे जैन में। आपने एक चीज नोटिस की, ये जो विंडो है साल भर खुला है। आप कभी भी जाओ एडमिशन लो, लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब मैंने एडमिशन लिया वो पीरियड कौन सा है और उस पीरियड के हिसाब से आपका एग्जाम है। दैट्स इट, सिंपल। इज दैट क्लियर? तो और भी कुछ डाउट्स रहेंगे तो पूछना, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं, कमेंट करना। चलिए, दैट्स ग्रेट। सर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसा है ऑनलाइन? हमको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है। आई बिलीव आपको समझ में आ गया है ना? तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसा है ऑनलाइन? तो बहुत सिंपल है, स्टेप्स दिए हैं, टोटल 9 स्टेप्स हैं। ये 9 स्टेप्स पूरा कर लो और तुम्हारा काम पूरा हो गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करोगे ICSI के वेबसाइट में, जो मैं आपको बताऊंगा अभी, अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, ये बहुत सही होना चाहिए। कॉन्टैक्ट नंबर 10 बार चेक करना, ईमेल एड्रेस 10 बार चेक करना, क्योंकि फ्यूचर में आपका पूरा का पूरा कम्युनिकेशन ईमेल और SMS के जरिए होने वाला है। समझा बात? तो प्लीज ओके। तो अभी स्टेप्स की बात करें तो पहले सिर्फ 2 स्टेप पे फोकस करते हैं, उसके बाद हम आगे जाते हैं। तो पहले स्टेप्स में क्या है कि आपको गूगल में, क्रोम में सर्च करना है या कोई भी ब्राउजर में सर्च करना है www.icsi.edu, ठीक है, ये टाइप करना है। और जैसे आप एंटर करेंगे तो आपको उसका वेबसाइट खुलेगा और उसमें आपको एक टैब दिखेगा ऑनलाइन सर्विसेज, उसको क्लिक करना है। और जब आप उसको क्लिक करोगे तो उसके बाद ये लिंक दिया रहेगा, इस लिंक को क्लिक करना है। ये लिंक है इंस्ट्रक्शन का। सर इमेजिनेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया तो चिंता मत करो, वेबसाइट दिखाता हूं। पहले 2 स्टेप्स में क्या किया, www.icsi.edu टाइप किया, एंटर मारा, बाय डिफॉल्ट ये खुल जाएगा। अब इतना बड़ा सा विंडो खुल रहा है ना? अब उसमें देखो ऑनलाइन सर्विसेज दिखा, हाँ। जैसे आप इसको टिक करोगे बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। गो फॉर रजिस्टर फॉर CSEE। वाह सर इजी, हाँ तो इजी तो करने के लिए तो बताया हूं। आगे अब जैसे ही आप जाओगे तो ये पेज खुलेगा, ठीक है। अब जब पेज खुलेगा तो ये एरिया है पूरा रजिस्ट्रेशन का, लेकिन प्लीज इससे पहले बहुत जरूरी है
प्रोसेस को जानने के लिए, कंप्लीट प्रोसेस जो है आपको यहां से जानना है। इसको क्लिक करोगे, यस, ये नहीं करना है अभी, पहले इसको क्लिक करो। आपको एक पीडीएफ वर्जन खुलेगा, 5 पेज के हैं और इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया है कि किस तरह से इसको रजिस्टर करना है। ठीक है कि नहीं? बहुत अच्छे तरीके से बताया, इसको आपको देखना है और जब आपको ये पूरा समझ में आ जाए तब आपको वापस से आना है। आप यहां पर क्लिक करके, वो पीडीएफ खुल चुके थे, अब पीछे आना है और अब आप यहां पर देखो, फोटोग्राफ लगाओ, सिग्नेचर लगाओ, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जो कुछ भी पूछा गया है वो सब यहां अटैच करो और उसके बाद प्रोसीड टू कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव इंटरेस्ट टेस्ट रजिस्ट्रेशन को क्लिक करो। देखो कितना काम आसान हो गया है ना। अब जब ये आप जैसे ही इसको क्लिक करोगे तब आपका स्टेप नंबर 3 आएगा। फिर बेसिक डिटेल्स, नाम, अता, पता, सब ये तो कॉमन चीज है, अब तो इमेजिन होने लग जाएगा। दैट्स ग्रेट। उसके बाद अपना क्वालिफिकेशन डालो, फीस डिटेल्स डालो, है ना। उसके बाद जो भी कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब डालो, उसके बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे। और जब ये सब आपका हो चुका है तो आता है प्रीव्यू एप्लीकेशन। हाँ, पेमेंट करने से पहले आईसीएसआई बोलता है कि एक बार आप चेक कर लो आपने सही तरह से फॉर्म भरा है कि नहीं। तो 10 बार देखो मैंने सब बराबर भरा है कि नहीं। जब आप कॉन्फिडेंट हो कि मेरा एप्लीकेशन फॉर्म सही है तो आप क्लिक ऑन कंफर्म एप्लीकेशन करोगे। जैसे ही आपने कंफर्म किया तो आपका नया पेज खुलेगा, पेमेंट मोड सिलेक्शन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। बहुत आसान है, अमेज़न से आप चीजें खरीदते हो तो बहुत इजी है ना। तो ये सब आप करना और जैसे आपने पेमेंट कर लिया तो आपका एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होगा, एक आपके विंडो में जो है वो दिखाई देगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। उसका स्क्रीनशॉट रख लेना। क्यों? थोड़ा सा मेल आने में, एक्नॉलेजमेंट आने में टाइम लगता है ना। एसएमएस आने में टाइम लगेगा, रजिस्ट्रेशन का पीडीएफ आपने पे कर लिया उसका टाइम लगेगा, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। सारा डिटेल्स आपको मेल में, एसएमएस में आ जाएगा। तब तक लिए उसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं भी लिया तो कोई चिंता नहीं। इज दैट क्लियर? दैट्स ग्रेट। तो समझ में आ गई बातें, चलो आगे बढ़ते हैं। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स की बात की थी तो यस ऑफ कोर्स। अब इसमें क्या ध्यान रखना है, आपका फोटो लगेगा। अब बेटा ऐसा है ना कि आपका फोटो मतलब मान लो आपने 10 MB का बना के रखा और एकदम जबरदस्त अच्छी बात है, लेकिन उसमें बताया गया है कि कम से कम 20 KB का होना चाहिए और मैक्सिमम 50 KB। 20 से 50 KB के अंदर का ही होना चाहिए। तो बहुत इजी है, कंप्रेस कर लो उस इमेज को, है ना। आपका जो भी फोटो है पासपोर्ट साइज, उसको देखो कितने साइज का है। अगर 20 से 50 केजी का केबी के अंदर है तो ठीक है। साइज का बताया नहीं है इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। बस साइज मतलब पिक्सल, है ना, कितने बाई कितना का, ऐसा कुछ बोला नहीं है। बस फाइल का साइज बोला गया है कि 20 KB से 50 KB के ऊपर नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर के लिए क्या बोला गया है? 10 से 20 KB। देखो और कम बोला है। तो सिग्नेचर के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप एक कागज में साइन करोगे और साइन करके उसका फोटो ले लेना और फोटो लेने के बाद उसको क्रॉप कर लेना प्रॉपर्ली जितना आपका उसका रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद जो है आप देखना उसका साइज कितना बन रहा है और उसको कंप्रेस करके जो है 10 से 20 KB के इसमें लेकर। इज दैट क्लियर? डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, यस, उसके लिए क्या लगेगा? 10th पास सर्टिफिकेट लगेगा और वो आपके पास होगा। उसके बाद बोला गया एडमिट कार्ड या हॉल टिकट 12वीं का। देखो अगर आपने एग्जाम दे दिया है और अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो भी आईसीएसआई बोलता है मोस्ट वेलकम। आपने एग्जाम दिया है, बहुत अच्छी बात है। हॉल टिकट जिसे कहते हैं एडमिट कार्ड, वो डाल तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि तब तक रिजल्ट आ जाता है। क्योंकि आपका एग्जाम कब होता है? मई में। समझ में आ रहा कि नहीं? और आपका एग्जाम कब होता है? फेब में। तब तक तो रिजल्ट आ जाता है ना। तो कोई टेंशन नहीं, आप एडमिट कार्ड के बेस में आप एडमिशन ले लो। हॉल टिकट, है ना। इज दैट क्लियर? और या तो फिर आपका सर्टिफिकेट, आपका पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट, व्हाटएवर। चलो ये हो गया सर्टिफिकेट्स की बात करें तो यहाँ पर साइज नहीं बोला तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट, कंसेशन वाला याद आ रहा है? हाँ, तो उसके लिए आइडेंटिटी प्रूफ। अब आपके पास आधार कार्ड है तो ठीक है, पासपोर्ट है तो ठीक है, पैन कार्ड है तो ठीक है, वोटर आईडी है तो ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस है तो ठीक है, राशन कार्ड है तो भी ठीक है, जो है कोई एक चलेगा। अच्छा ऑप्शन दिया है। All the files to be uploaded while registering for CSWT should be present in one of the format। कोई एक फॉर्मेट में। देखो ये जो मैंने अभी करली ब्रैकेट किया ना, ये सब क्या है? डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंट कोई भी एक फॉर्मेट में होना चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा पीडीएफ बना लेना, सिंगल पीडीएफ, ठीक है। जैसे डेट ऑफ बर्थ का अलग पीडीएफ, एडमिट कार्ड का अलग पीडीएफ, ऐसे अलग अलग पीडीएफ बनाना। और इसमें क्या बोला गया है, जो भी आप पीडीएफ बना रहे हो एक एक चीज का, पर पीडीएफ मैक्सिमम 2 MB साइज होना चाहिए। मिनिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है, दैट इज गुड, मैक्सिमम 2 MB। तो आई बिलीव ये सेशन आपको समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है मालूम है, बच्चे जब रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो बहुत सारी चीजें पता नहीं होती हैं, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि अरे यार ये अपलोड क्यों नहीं हो रहा है, ये फेल क्यों बता रहा है, या वो चीजों को पढ़ नहीं पाता है। तो यही है कि मैंने आपके सामने यहाँ रख दिया है।
समझो अच्छे से और बढ़ो आगे। तो जब यहाँ पर आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी तो आपको एडमिशन लेने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। दैट्स ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आ रही है सर आपने सब कुछ बता दिया, कोचिंग के बारे में नहीं बताया कि सर फाइनली CSEET की कोचिंग के लिए हम क्या करें। अरे क्यों चिंता करते हो, हम है ना यहाँ पर। डियर, हम लोगों ने GB इन्फो टाइम, वी आर अ टीम, हम लोगों ने एक ऑफिशियल ऐप एंड्रॉइड में और iOS दोनों में अवेलेबल किया हुआ है। आप GB इन्फो टाइम ऐप को डाउनलोड कीजिए, एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपको यहाँ पर कंपनी सेक्रेटरी के कोर्सेस अवेलेबल मिलेंगे। तो चलिए डाउनलोड कीजिए और इसकी एजुकेशन लेनी शुरू कीजिए। हम आपको बेस्ट से बेस्ट चीजें यहाँ पर समझाएंगे। इज दैट क्लियर? और अभी सबसे अच्छी बात यह है कि CSEET के कोर्स अवेलेबल हैं, तो जल्दी से डाउनलोड कीजिए और इस कोर्स का जो है सीखिए, इस कोर्स को सीखिए। और इस ऐप में मल्टीपल फीचर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, एक साथ मैं कैसे बताऊं, और मैं नहीं चाहता ये सब चीजें बताना क्योंकि यहाँ पर मैंने रखा हुआ है, आप आराम से इसको पॉज करके देखिए। कुछ चीजें आपको फ्री में हैं और कुछ चीजें ऑफ कोर्स यू हैव टू पे, बिकॉज हम यहाँ पर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आपसे मांगेंगे ही। लेकिन यस, हम आपको एक रिजनेबल फीस मांगेंगे, ना कि हम बहुत कम फीस करेंगे, ना कि हम बहुत ज्यादा फीस मांगेंगे। एक रिजनेबल फीस मांगेंगे कि जिससे हमारी एफर्ट्स भी वसूल हो और आपकी कोचिंग भी आपके लिए वसूल। इज दैट क्लियर और नॉट? और कभी भी याद रखिएगा, मार्केट में कभी भी कोई चीज फ्री में नहीं मिलती है। एम आई राइट और नॉट? फ्री की चीजें हमेशा डेंजरस होती हैं, उसके पीछे कोई मोटो होता है। तो यहाँ पर हम कोई दावा नहीं कर रहे हैं कि हम आपको सारी चीजें फ्री में देंगे, कुछ चीजें फ्री में रहेंगी और बाकी चीजें जो है यू हैव टू पे। सो यू ट्रस्ट ऑन अस, इफ यू ट्रस्ट ऑन अस, देन डाउनलोड GB इन्फो टाइम। और यहाँ पर आपको बहुत सारे एडवांटेज मिलेंगे जिसको आपको ग्रैब करना है और आपके करियर और लाइफ को ब्लेस करना है। पॉइंट नंबर 4, हम आपको कुछ मोटिवेशनल थॉट्स भी यहाँ पर बनाकर देंगे जिससे आप बार बार इंस्पायर होते रहोगे। यहाँ पर आपके लिए हमने पजल गेम्स भी रखे हुए हैं, तो बहुत अच्छी चीजें हैं, आराम से देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ डाउट रहा तो कमेंट कीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर रखा हुआ है, कोई चिंता नहीं। इज दैट क्लियर? और किस तरह से इसको डाउनलोड करना है एंड्रॉइड में और iOS में यहाँ दिया हुआ है, देख लीजिए और कर लीजिए। और जैसे आपने कर लिया तो आप लॉगिन हो चुके हैं। एंड वेलकम टू GB इन्फो टाइम इंस्टीट्यूट, जस्ट ग्रैब इट एंड ब्लेज इट। सो आई बिलीव हमने ये सारी चीजें कवर कर ली है। देख लो, एक नजर मार लो, कवर किए कि नहीं है? यस सर, सब कुछ कवर किए हैं, तो फिर क्या चिंता है। सो शूरवीरों, फ्यूचर CS हो कि नहीं हो? सर अब तो हम बन के रहेंगे, दैट्स द स्पिरिट। ये होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि डियर, मैं तो हूं आपके साथ, है ना। और उससे बड़ी बात, कभी ये मत भूलना, एटीट्यूड मैटर्स बट पॉजिटिव। हौसले बुलंद, कामयाबी तुरंत। मिलते हैं, थैंक यू। Follow me on Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, and don't forget to subscribe, like, comment, share. Thank you.